नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे चर्चा करूंगा कृषि से संबंधित जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उनके बारे में। वीडियो के शुरुआत में मैं बता दूं कि मैं इन अध्यादेशों के पक्ष में हूं और आपसे चर्चा करूंगा कि ये अध्यादेश किस तरह कृषि और कृषक को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। विपक्ष और कुछ किसान संगठन इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं ये कहकर कि ये किसानों के फ़ायदे में नहीं है, लेकिन कैसे ये बताने में वो असमर्थ हैं। लेकिन ये कृषि अध्यादेश किस तरह कृषि और कृषक को फ़ायदा पहुंचाएंगे, इस संबंध में मैं आपसे बातचीत करूंगा। सो आइए बात करते हैं इन 3 कृषि से संबंधित अध्यादेशों की। जो पहला अध्यादेश है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। क्या करने की कोशिश की गई है इस अध्यादेश के द्वारा? आज खेतीबाड़ी उत्पाद, कृषि उत्पाद जो हैं उनकी खरीद बेच पे एकाधिकार मोनोपोली है मार्केट कमेटीज़ की। इन मार्केट कमेटीज़ को स्टेट्स कंट्रोल करती हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ एक्ट के तहत। कोई भी व्यक्ति, कोई भी फूड प्रोसेसर, कोई भी एक्सपोर्टर, कोई भी वेयरहाउसिंग कंपनी जिसने कृषि उत्पाद को खरीदना है वो मार्केट कमेटी की सहमति, उसकी मंजूरी के बिना नहीं खरीद सकता। मार्केट कमेटीज़ का अपना एक टैक्स स्ट्रक्चर है जिसको खरीदने वाले को फॉलो करना पड़ता है। वो 15 से लेकर 20-22% तक चला जाता है। अब इस अध्यादेश के जरिए क्या करने की कोशिश की गई है कि मार्केट कमेटी इसके अलावा कोई भी फूड प्रोसेसर, एक्सपोर्टर या कंपनी अपना एक खरीद केंद्र, एक मार्केट यार्ड स्थापित कर सकती है। अब अर्थशास्त्र का ये नियम है कि किसी फसल का अगर एक खरीदार है उससे बेहतर है कि 2 खरीदार हो, 3 खरीदार हों, 4 खरीदार हों। उससे फसल की मांग बढ़ती है, मांग से उस उत्पाद की कीमत बढ़ती है। अब अगर मार्केट कमेटी एक अकेला खरीदार है उससे किसान को फ़ायदा है, या उसके अलावा 2, 3, 4 खरीदार और हैं उससे किसान को फ़ायदा है। ज़ाहिर तौर पर जितने ज़्यादा खरीदार होंगे कृषि को और कृषक को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी उत्पाद की, उसकी फसल की मांग बढ़ेगी। आप अपना उत्पाद अब मार्केट कमेटी के यार्ड में भी लेकर जा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट कमेटी से बेहतर सहूलतें और कीमत किसी और यार्ड में, चाहे वो राज्य के भीतर है चाहे राज्य के बाहर है, वहाँ मिल रही हैं, तो आप अपना उत्पाद वहाँ भी लेकर जा सकते हो। तो किसान को एक ऑप्शन, एक बदल दिया गया है। दूसरा, इसी ऑर्डिनेंस के तहत क्या करने की कोशिश की गई है कि कृषि उत्पाद की ऑनलाइन खरीद बेच के लिए प्लेटफॉर्म स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। आज ऑनलाइन खरीद बेच का ज़माना है, बहुत सारे उत्पादों को ऑनलाइन खरीदा और बेचा जाता है। अगर कृषि उत्पाद को भी ऑनलाइन खरीदा बेचा जाता है तो इससे निश्चित तौर पे किसान को फ़ायदा होगा। और इस प्लेटफॉर्म पे इस ऑर्डिनेंस में कहा गया है किसी भी तरह का कोई टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। ये तो रही पहले ऑर्डिनेंस की बात। अब बात करते हैं दूसरे से पहले तीसरे ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। यह है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में संशोधन के लिए। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्या है? सरकार किसी भी खान पीन की वस्तु को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर सकती है। अब जिसको एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया गया है उसकी एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा कोई भी एक्सपोर्टर, वेयरहाउसिंग कंपनी, फूड प्रोसेसर खरीद नहीं सकता, खरीद करके उसकी स्टोरेज नहीं कर सकता, क्योंकि वो कालाबाजारी में आ जाती है। आपने देखा होगा कि किसान कई बार अपनी फसल को सड़कों पे फेंकने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी फसल का खरीदार कोई नहीं है। खरीदार क्यों नहीं है? क्योंकि उसको आप खरीद नहीं सकते, बल्क में खरीद के स्टोरेज नहीं कर सकते। अगर आप उसको खरीद कर स्टोर नहीं कर सकते तो उसको कौन खरीदेगा? जिसने टमाटो से केचप बनाना है, जिसने आलू से चिप्स बनाने हैं, जिसने चिल्ली सॉस बनाना है, अगर उस फैक्ट्री को उसने सारा साल चलाना है तो उसको बल्क में ख़रीदना पड़ेगा, खरीद करके स्टोरेज करना पड़ेगा। अब सरकार ने इस क्षेत्र में, ताकि फूड प्रोसेसर आएँ, इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आए, इस क्षेत्र में वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इस एक्ट में संशोधन किया गया है ताकि आप किसान की फसल को बल्क में खरीद सकें, खरीद करके स्टोरेज कर सकें। अगर आप उसको खरीद सकते हैं तो ज़ाहिर तौर पर किसान की फसल की, उसके उत्पाद की मांग बढ़ेगी। आप जो दृश्य आम देखते हैं, फसलें सड़क पे किसान फेंकने के लिए मजबूर हो जाता है, उसमें निश्चित तौर पर कमी आएगी। तीसरा, जो दूसरा ऑर्डिनेंस है वो है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के जरिए क्या करने की कोशिश की गई है?
अब आलू की उदाहरण ले लेते हैं। किसान आज आलू की फसल की बुआई करता है, 60-70 दिन बाद वो फसल बाज़ार में आएगी, लेकिन किसान को नहीं पता कि उस फसल की उसको क्या कीमत मिलती है। कई बार वो फसल की कीमत 20 रुपये भी होती है और कई बार किसान को 1 रुपया प्रति किलो भी नहीं मिलती। तो बहुत ज़्यादा अप्स डाउन जो है वो कीमतों में होते हैं, कभी 20 रुपया, कभी 1 रुपया, कभी 30 रुपया, कभी 4 रुपया। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसको लीगलाइज इस ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी फूड प्रोसेसर अगर किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि 60-70 दिन बाद आपको आलू की हम मान लीजिए 10 रुपये कीमत देंगे, तो इससे किसान को ये फ़ायदा होगा कि बेशक उसको 20 रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कीमतों में एक स्थिरता जो है देखने को मिलेगी। किसान ये निर्णय कर सकता है कि 60-70 दिन बाद उसको ये कीमत मिलेगी, इतना आलू का उत्पाद होगा, इतनी उसकी लागत आएगी, उसने इस फसल की बुआई करनी है या नहीं करनी। तो कीमतों में जो अनिश्चितता है वो ख़त्म होगी, जिससे किसान को फ़ायदा होगा। इसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक मैकेनिज़्म स्थापित किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टियां जो है वो पाबंद होगी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। कोई भी कंपनी जिसने किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इस दाम पे वो आपकी फसल खरीदेगा, उसको खरीदने पड़ेगी, चाहे मार्केट में उस समय कीमत कुछ भी क्यों ना हो। उसको पालन करवाने के लिए एक मैकेनिज़्म स्थापित किया गया है जिसमें किसानों के नुमाइंदे भी होंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने वाली दूसरी पार्टी के नुमाइंदे भी होंगे और सरकार के नुमाइंदे भी होंगे। इससे कीमतों में एक निश्चितता आएगी, जिससे किसान को भी फ़ायदा होगा और जिससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा। ये चर्चा मैंने आपके साथ करने की कोशिश की गई है। कमेंट सेक्शन में आप सबके सुझाव और आपके सवाल आमंत्रित हैं। धन्यवाद।